बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की बहन ने नौरीन खानम साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया भारतीय मीडिया को और उसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा रोला पड़ गया। अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं जी उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर दी है, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है और उन्हें ये भी नहीं करना चाहिए था। इंटरव्यू है क्या? ये इंडिया फर्स्ट एक चैनल है इंडिया का और इंडियन मीडिया पे ये खबर चल रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से कि इमरान खान साहब को जेल में कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से ही राब्ता किया गया इंडियन मीडिया की जानिब से जनाब कि ये इंडियन मीडिया पे खबर चल रही है। और फिर आपको पता है पाकिस्तान में भी बात का बतंगड़ बन गया, बहुत ज्यादा बात फैल गई थी, काफी बेचैनी हो गई थी। इंडिया और अफगानिस्तान के मीडिया ने ज्यादा इस खबर को उठाया था क्योंकि दोनों पाकिस्तान के मशरिक और मगरिब में रहते हैं, तो दोनों ममालिक करीब हैं, तो यहाँ पे इस खबर की वैल्यू भी ज्यादा थी, लिहाजा उन्होंने इसको उठाया। पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई। अब इंडियन मीडिया ने जब राब्ता किया नौरीन खानम से तो उन्होंने उनको इंटरव्यू देने के लिए हामी भरी। इंटरव्यू को मैंने सुना है, उसके कुछ क्लिप्स, वो एक नॉर्मल इंटरव्यू है जैसे वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को इंटरव्यू देती है या ये इंटरनेशनल मीडिया के साथ कभी कहीं बात कर ले, तो वो उसी तरह कह रही है जी कि मेरा भाई, उसको जेल में नाहक कैद किया हुआ है, वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहता है, वो पाकिस्तान में रहना चाहता है, वो पाकिस्तान का वफादार है, पाकिस्तान के लोग उससे प्यार करते हैं, उसका मैंडेट चोरी किया, वही सारी बातें जो वो हर जगह पे करते हैं इमरान खान साहब की बहनें। अब इंडियन टीवी पे इंटरव्यू आने के बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से एक जुमला बनाया गया, जिस जुमले में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जुमला है और जाली जुमले में ये कहा गया कि नौरीन खानम की जानिब से कि जनाब उसमें जाली जुमले में ये है कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करे तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, इस किस्म की कोई चीज है। अच्छा, वो जब थोड़ा सा चेक हुआ तो पता चल गया कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। नौरीन खानम साहबा से जब कुछ सहाफियों ने, हमारे दोस्तों ने राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं थी और ऐसी बात तो कर ही नहीं सकते, कभी मुमकिन नहीं है। तो ये घटिया काम उन्हीं लोगों ने किया जो लोग प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, जिनका ये धंधा है बहुत पुराना, 70 साल से उनका ये धंधा है। इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा, इन्होंने शेख मुजीब को गद्दार कहा, फिर इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार कहा, लियाकत अली खान को कत्ल करवाया, बेनजीर भी गद्दार थी, नवाज शरीफ भी गद्दार था, आजकल इमरान खान गद्दार है। तो ये इनका पुराना धंधा है। वही धंधा करने वालों ने एक धंधा किया और एक जाली ऑडियो बना दी उसके अंदर। अच्छा, पहले तो ये बात है कि उन्हें इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए था। देखिए, जिन हालात का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर बिल्कुल उसी तरह कॉलम निगार माहौल बना रहे हैं जैसे 1971 में जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था तो उन्होंने बंगालियों के खिलाफ माहौल बना दिया था कि ये गद्दार है और ये बागी है, ये मुल्क के दुश्मन है, और उनकी लीडरशिप के साथ भी यही किया था। तो जनरल याया ने यही करवाया था उस वक्त जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था। अभी उसी तरह का माहौल खैबर पख्तूनख्वा में कभी पश्तूनों के खिलाफ बनाया जाता है, कभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ बनाया जाता है, कभी पूरे पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ बनाया जाता है, कभी इमरान खान के खिलाफ। तो उसी तरह से एक बयानिया तश्कील दिया जा रहा है। पिछली मरतबा इस बयानिया का नुकसान पाकिस्तान को हुआ था और जर्नैल तो फिर भी सर्वाइव कर गए थे। अब इस मरतबा दोबारा से वही गंदा खेल खेला जा रहा है। तो ऐसे माहौल में इमरान खान साहब की बहन गुरेज कर लेती तो अच्छा था कि इंडियन मीडिया को दफा करें, इंटरनेशनल मीडिया को बात करने, कोई दीगर सोशल मीडिया में बात करें। लेकिन PMLN इसके ऊपर तनकीद कैसे कर सकता है? वो कैसे कह सकते हैं? नवाज शरीफ कभी करण थापर को इंटरव्यू देते हैं, कभी किसी और टीवी चैनल को, कभी NDTV को। नवाज शरीफ साहब ने तो इंडिया को इंटरव्यू दे देकर तबाही फेरी हुई है, बल्कि इंडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ एक्शंस की बातें भी करते थे कि जनाब इन्होंने धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा और ये वो इस तरह की बातें। तो नवाज शरीफ की पार्टी का कोई आदमी कभी भी ये बात नहीं कर सकता कि नौरीन खानम ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू क्यों दिया। नौरीन खानम ने सिर्फ अपने भाई की बात, अपने भाई के हवाले से सारी चीजें सामने रखी। वो कोई जंग के बारे में बात की, इंडिया पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की, इन चीजों पे तो बात ही नहीं की। नवाज शरीफ ने तो इन सारी चीजों पे बात की, बिलावल ने भी यही सारा कुछ किया। ये सारे लोग इंटरव्यू देते रहते हैं, बल्कि मियां साहब को तो इतना प्यार है इंडियन सहाफियों से कि वो उन्हें अपने घर बुला लेते हैं जाती उम्र में, और कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, उनका मियां साहब का ये हक है, ये जमहूरी हक है। अगर बैरून मुल्क से कोई मेहमान आए हैं या इंडियन सहाफी आए हैं, मियां साहब उन्हें मिलना चाहते हैं तो मियां साहब मिले, उन्हें बुलाकर मुलाकात करें, उन्हें बुलाकर इंटरव्यू दें। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखें। लेकिन ये जो गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं, ये फिर मियां साहब का नहीं बनता कि वो ये करें। अब जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं जनाब के इंडियन मीडिया को तो इंटरव्यू दे दिया, तो इसराइली मीडिया को कब इंटरव्यू देंगे? सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन सहाफियों को तो मियां साहब ने अपने घर पे बुलाया था और कई मरतबा इंटरव्यू दिया। वो जिंदल और बेत्तल किसके दोस्त हैं? ये तो फिर मियां साहब आप खुद इस नफरत की आग में जले हैं। तो मियां जावेद लतीफ साहब से और बाकी PMLN से मेरी गुजारिश है कि आप लोग खुद इस आग में जलते रहे, गुरेज करें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कल आपके खिलाफ थी, उन्होंने आपको गद्दार साबित किया। आज वो
इमरान खान के खिलाफ है और वो उसको गद्दार साबित कर रही है, लेकिन आप आलायकार बन रहे हैं। आप आलायकार ना बने, क्योंकि कल को ये आग दोबारा आपके दरवाजे पे आ जाएगी। सभी बारी बारी इस आग में जलेंगे, और अगर हम नहीं सीखेंगे तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यही करती रहेगी, कभी ये गद्दार, कभी ये गद्दार, कभी ये गद्दार, और अपना दाव लगाते रहेंगे। खुद इक्तदार में भी बैठे रहेंगे, अपने कारोबार भी बनाते रहेंगे, अपनी दिहाड़ियां भी लगाते रहेंगे, निजाम को कंट्रोल करके भी रखेंगे, पाकिस्तान की दाखिली खारजी सारे मामला यही संभालेंगे। और सियासतदान जिन्हें अवाम मैंडेट देती है उन्हें कुछ होगा नहीं। देखिए ना, पहली बात ये पूछनी चाहिए कि अगर ये इंटरनेशनल मीडिया को जाके इंटरव्यू देते हैं, चले इंडियन मीडिया को नहीं देना चाहिए था, लेकिन जहां भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इन्हें दिखाता ही नहीं है, इनकी बात ही नहीं सुनता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको नहीं दिखाते। वहां पे नेशनल मीडिया के लोग जाते हैं गंद उछालने के लिए, और उन्हें बाकायदा भिजवाया जाता है सवालात की पर्चियां देकर, लेकिन कोई भी टीवी चैनल इनका मौकिफ दिखाता नहीं है, सुनवाता नहीं है। तो फिर वो कहां जाए? पाकिस्तान में उनकी आवाज मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। तो ये सारे लोग ये अपने अपने टाइम पे इंटरव्यूज देते रहे हैं, और आइंदा भी देते रहेंगे, आइंदा भी देते रहेंगे। बहुत सारे इंडियन जो हैं उनके पाकिस्तानी चैनल्स अगर चाहें तो वो इंटरव्यूज ले सकते हैं। इसी तरह जब लड़ाई हो रही थी तब भी ये चीजें चल रही थी, और कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि क्योंकि अभी हाल ही में लड़ाई हुई है तो इंटरव्यू। पाकिस्तान की इंडिया की कब लड़ाई नहीं हुई? हमेशा लड़ाई चलती रहती है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि नौरीन खानम साहिबा गुरेज करती तो एक कंट्रोवर्सी ना खड़ी होती, बिला वजह का ये गंद ना उछलता जो लोग उछाल रहे हैं। वरना इसमें कोई बात तो नहीं है। मियां साहब भी ये करते रहे, बिलावल भी ये करते रहे, सारे ये करते रहे और हमेशा से करते रहे। बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो इंडियन मीडिया को बहुत मॉनिटर किया जाता है, और इंडियन मीडिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बहुत खबरें चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो ये एक गंद उछाला गया, एक गलीज हरकत की गई। मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं, और इसका सबूत यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से किया गया। बड़ी गाला के साथ नाज़रीन जंगल में आग लगी हुई है, और लोग अपनी मदद आपके तहत जो मुलाजमीन है वो आग बुझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड को बुलाया, वो 3 घंटे तक तो वो आए नहीं थे। तो यहाँ पे जो है वो जंगल जल रहा है, और इस्लामाबाद शहर है, आप अंदाजा कर लें ये सीडीए की कारकर्दगी है। अच्छा खासा अमन मुआहदा हो रहा था और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सारे मामले को खराब कर दिया, आसिम मुनीर साहब की मेहनत कैसे जाया हो गई, ये मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले मैंने एक सर्वे करवाया था, क्योंकि आलमी सतह पे कुछ पाकिस्तान की रेलिवेंस बड़ी है, और वो पाकिस्तान की वजह से बड़ी है, और अमेरिका की वजह से भी बड़ी है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पे बहुत ट्रस्ट कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान इस खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जो इस जंग का हिस्सा नहीं था, तो पाकिस्तान को यह मौका मिला कि पाकिस्तान जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग के लिए पाकिस्तानी सियासी और मिलिट्री क़यादत से बेहतर कोई और मिला नहीं, तो पाकिस्तान को यह मौका मिल गया, और उसकी पजीराई भी पाकिस्तान को मिली जो मिलनी भी चाहिए थी। पाकिस्तान ने मेहनत भी की इस सिलसिले में। तो ये रोला डाल दिया पाकिस्तान में बहुत सारे टाउटों ने और बहुत सारे लोगों ने कि जनाब इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई, इमरान खान किस्सा पारीना हो गया। आज तो जो है वो कॉलम भी लिख दिए गए अखबारात के अंदर के जनाब इमरान खान को तो अब लोग भूल गए हैं, अब तो जनाब इमरान खान को लोग याद ही नहीं रखते। अब तो रेलिवेंसी जो है वो उन लोगों की है जिनकी हुकूमत है या रजीम जिनके कंट्रोल में है। तो जो सबसे रजीम का मकबूल और ताकतवर आदमी है वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। तो उनके साथ इमरान खान की मकबूलियत का एक मुवाजना करने के लिए हमने सर्वे करवाया, और ये सर्वे का रिजल्ट सारा का सारा सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं, बड़ा आसान है। अच्छा, अब हम जब सर्वे करवाते हैं ना, माजी में हम सर्वे करवाते थे, पोल करवा लेते थे, तो पोल के अंदर हमने नोट किया कि 2 नंबरी होना शुरू हो गई। वो कैसे? बॉट्स को इस्तेमाल किया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ज्यादा पैसा है या वो बॉट्स को ज्यादा खरीद सकते हैं, पे कर सकते हैं, तो वो पोल जीत जाएंगे। पीएमएलएन के पास है तो वो जीत जाएंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है तो वो भी जीत जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये पोल के अंदर 2 नंबरी होती थी, लेकिन कमेंट्स के अंदर हो नहीं सकती। हाँ, आप जाली अकाउंट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, फेक अकाउंट्स आप बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब कमेंट्स के अंदर पोलिंग होती है तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि बड़े पैमाने पे कोई असरअंदाज हो। यानी 5-10% असरअंदाज हो सकता है कोई, इससे ज्यादा यह हो सकता है 20% हो जाए, 25% हो जाए, इससे ज्यादा असरअंदाज होना मुमकिन नहीं होता। जितना पोल बड़ा होता जाता है उतनी ज्यादा उसमें धांधली का इम्कान कम होता चला जाता है। तो हमने पोल करवाया, ये मैं आपके सामने पोल रखता हूं सबसे पहले, और ये सिर्फ हमने नहीं करवाया, ये बहुत सारे लोगों ने करवाया। अभी तक जो हमने पोल देखे हैं सोशल मीडिया पे इस दावे के बाद कि इमरान खान साहब की मकबूलियत खत्म हो गई है, उनकी तादाद लगभग 1000 के करीब है जो पोल्स हुए हैं, और सबके नताइज लगभग यही है जो मैं आपको अब नतीजा सुनाने वाला हूं। तो अवामी सर्वे हमने करवाया, इमरान खान बमुकाबला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। एक तो मैं पहले सबसे माफी चाहता हूं, ये सरकारी मुलाजिम के साथ मैंने कौमी लीडर का मवाजना किया, लेकिन इसके अलावा रास्ता कोई नहीं था। यानी नवाज शरीफ साहब का बनता नहीं है इसमें, वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। शहबाज शरीफ जो है वो खुद एक मुलाजिम है, तो उनका कोई किरदार है ही नहीं बीच में। तो जिस आदमी के कंट्रोल में सारी चीजें हैं पाकिस्तान की, उसी के साथ ही मवाजना किया जा सकता था। जिनकी गुड्डी सारे चढ़ा रहे हैं या जिनकी बात सारे कर रहे हैं उन्हीं के साथ करना था, मजबूरी थी, वरना एक सरकारी मुलाजिम का एक अवामी लीडर के साथ मैं कभी भी मुकाबला ना करवाता। बहरहाल सवाल हमने ये पूछा
कि आजकल टाउटों ने मकबूलियत का बड़ा रोला डाला हुआ है, चले पाकिस्तानियों से सर्वे करवा लेते हैं, आपको इन दोनों में से कौन पसंद है। सवाल यह था कि आपको इन दोनों में से कौन पसंद है। इमरान खान के लिए 1 और आसिम मुनीर के लिए 2 टाइप करें और 24 घंटे के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब जनाब जो हमारे पास लोगों के वोट आए हैं वो लगभग 25,000 से भी क्रॉस कर गए हैं अब तक, तो यानी अब तो मेरे ख्याल में 30,000 के करीब पहुंचने वाले होंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोटिंग की है इसमें। और जो कुल तजरिया शुदा ट्वीट्स हैं, यानी जो लोगों ने इसके ऊपर वोट डाले हैं, नीचे लोगों ने जो कमेंट किए हैं, वो टोटल है जी 26,793। जिस वक्त हमने इसको नतीजे को निकाला, अब तो ये और ऊपर चले गए होंगे। तो 26,793 लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। जो नतीजा निकला, मेरा चैलेंज है कोई भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल के जरिए से या गिनती करके इसको देख ले, नतीजा यही निकलेगा। लगभग 1-आधा% ऊपर नीचे हो गया तो हो गया, क्योंकि अभी वोटिंग हो रही है। और हमने एक काम किया है कि 1 और 2 की ऑप्शन हमने दी थी। तो अगर किसी अकाउंट ने मल्टीपल टाइम 1 का ऑप्शन दबाया, यानी इमरान खान को मल्टीपल टाइम वोट डालने की कोशिश की, तो हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए से उसको माइनस कर दिया। और अगर किसी अकाउंट ने मल्टीपल टाइम आसिम मुनीर के लिए 2 टाइप करने की कोशिश की तो उसको भी माइनस कर दिया। जिन लोगों ने गालम गलोच की है उनको भी इससे बाहर निकाला गया है। तो नताइज कुछ इस तरह है कि 93.1% इमरान खान की मकबूलियत, यानी लोग इमरान खान को पसंद करते हैं जिन्होंने 1 का ऑप्शन लिया है, और जिन्होंने 2 का ऑप्शन लिया वो 6.9% है, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंद करने वाले। अच्छा, इन अकाउंट्स का हमने तजिया किया जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंद कर रहे हैं, तो ये पीपल्स पार्टी, PMLN और फजलुर रहमान की पार्टी के अकाउंट्स हैं, जो इमरान खान के मुकाबले में आसिम मुनीर को पसंद कर रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी आसिम मुनीर साहब को पसंद कर रही हैं, लेकिन 93.1% लोग इमरान खान को पसंद कर रहे हैं। अल्फाज का इस्तेमाल, इसमें लफ्ज इमरान खान जितनी मरतबा टाइप किया गया जवाबात में वो 82.0% यानी 82% है, और ये इमरान खान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और लफ्ज आसिम मुनीर जो इस्तेमाल किया गया वो 18% तक ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया। 82% इमरान खान का लफ्ज बोला गया और 18% आसिम मुनीर का लफ्ज जो है वो टाइप किया गया। अच्छा जी, पाई चार्ट आप देख लें, इसमें आपको ये नजर आ जाएगा। ये रेड वाला सर्कल का हिस्सा है ये इमरान खान को पढ़ने वाले वोट हैं, और ये जो ग्रे वाला सर्कल का हिस्सा है छोटा सा, ये आसिम मुनीर साहब को पढ़ने वाले वोट हैं। और जनाब नामों के तस्करे वाला भी आप ले लें पाई चार्ट, इसमें इमरान खान का नाम चाहे तनकीद के लिए लिया चाहे तारीफ के लिए लिया, और आसिम मुनीर का नाम चाहे तनकीद के लिए लिया चाहे तारीफ के लिए लिया, तो कितना रेलिवेंट है इमरान खान के। 82% इमरान खान और 18% आसिम मुनीर। तो जनाब ये रिजल्ट था, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब आ जाए आप, यानी मैं ये तसल्ली करवाना चाहता हूं कि सरकारी मुलाजिम कभी भी पॉलिटिकल लीडर का मुकाबला नहीं कर सकता। ये ज़ियाउल हक बंदूक की नोक के ऊपर आकर बैठा हुआ था। अयूब खान ने बंदूक के बलबूते के ऊपर यहाँ पे रूल किया है, मुशर्रफ ने भी यही किया है। बाजवा का नाम लेने वाला आज मुल्क में कोई नहीं है। आसिम मुनीर साहब जिस दिन रिटायर होंगे खत्म हो जाएंगे, कोई इनका पूछेगा भी नहीं। लियाकत अली खान को, जुल्फिकार अली भुट्टो को, फातिमा जिन्ना को, बेनजीर को लोग आज भी याद रखते हैं। नवाज शरीफ का नाम भी जिंदा रहेगा, मुशर्रफ का नाम नहीं रहेगा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और आसिम मुनीर साहब का नाम भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा जैसे जनरल बाजवा लैट्रीन में गिरे, कोई उनका नाम लेने वाला ही नहीं है, कोई उनका पूछने वाला ही नहीं है। हमें एक भी मैसेज नहीं आता कि यार पता करके बता दें कि क्या बना जनरल बाजवा का, वो जब से लैट्रीन में गिरे हैं तब से लेकर अब तक कुछ समझ नहीं आ रही कि उनका क्या बना। जबकि इमरान खान के बारे में रोजाना मैसेजेस आते हैं कि जनाब उनके बारे में अपडेट करें। मैंने जेल से, अडयाला जेल से कुछ अपडेट्स लिए हैं जो लोग गए थे, और ये अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अडयाला जेल में क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये मैं वीलॉग के आखिर में आपको बताता हूं। अब आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से ये सारा मौका जाया कर दिया डायलॉग्स का, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में क्या कर रहा है। देखिए, ईरान ने सीज फायर की हद तक, यानी जब तक सीज फायर का टाइम है तब तक आबनाए हुर्मत को खोलने का ऐलान कर दिया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी हरकतें की जिनके बाद ये सारा कुछ दोबारा कटाई में पड़ गया। 2 चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी की, एक उन्होंने कहा जी आबनाए हुर्मत तो ईरान ने खोल दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम अपना मुहासरा जारी रखेंगे, यानी जो ब्लॉकेज अमेरिका ने किया हुआ है वो जारी रहेगा। अब ईरान जो चीज मैदान जंग में नहीं हारा, उसे मुज़ाकरात में कैसे हारा। आसिम मुनीर साहब ने ईरान का दौरा किया, वो 3 दिन ईरान के दौरे पर रहे, वहां उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, ईरान को वो एक लाइन तक ले आए कि जनाब इन चीजों के ऊपर हमारा एतमाद हो गया है, और इन बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका के ऊपर ईरानी एतमाद करें। तो आसिम मुनीर साहब ने उनको बहुत सारे रास्ते दिखाए होंगे, बहुत सारी चीजें उनके साथ डिस्कस की होंगी, बहुत सारी कोशिश की होगी कि कुछ ना कुछ करके कोई अमन का रास्ता निकला है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। एक तो उन्होंने कहा जी मैं बाहर से ब्लॉकेज लगाऊंगा, ईरान ने कहा ठीक है तुम लगा लो बाहर से ब्लॉकेज, हम अंदर से आबनाए हुर्मस को दोबारा बंद कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट पड़ा हुआ सबके सामने। दोबारा ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया, जो अफसोसनाक है, जो नहीं होना चाहिए था।
ये देख लें आप, एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने के ऐलान के 24 घंटे से भी कम वक्त के बाद अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी खत्म न करने के बयान पर ईरान ने दोबारा पाबंदियां आयद कर दी हैं। ईरान की मुश्तरका फौजी कमांड ने दर्ज झेल बयान जारी किया है। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अपनी साबिका हालत पर वापस आ गया है, जो मुसल्लह अफवाज की सख्त निगरानी और कंट्रोल में रहेगा। और उसके बाद वहां पे जहाज तितर बितर हो रहे थे, यानी ये कंफ्यूजन फैल गया, अब जाना किधर को है। जो जहाज आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजरे थे वो वापस मुड़ गए, जो इधर निकल गए थे वो इधर निकल गए, और एक खलबली मच गई जहाजों के अंदर कि ये क्या हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैंने ताकत के बलबूते के ऊपर आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया है और ये मेरी एक जंगी फतह है, जो मेज के ऊपर एक कामयाबी मिली थी, और ये पाकिस्तान की इसमें बड़ी मेहनत थी। जो कामयाबी पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी टेबल के ऊपर, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़के मार के जाया कर दी। और लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी ना, पाकिस्तान अमेरिका को कुछ कह भी नहीं सकता। तो इसके बाद जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जो दूसरी एक अजीबोगरीब बात कर दी, और ये बात करके मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार दिया कि यूरेनियम को हम अमेरिका में ले आएंगे। ईरान ने कहा हमारे लिए यूरेनियम उतनी ही मुकद्दस है जितनी हमारी सरजमीन, तो हम तो नहीं दे रहे। अब इस तरह का स्टेटमेंट देने के बाद अगर ईरान अपनी यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देता है तो ये ईरान को थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। यानी जितनी उन्होंने पोजीशन ले ली है, इस पोजीशन से पीछे हटना एक ऐसे मुल्क के लिए जिन्होंने शानदार लड़ाई लड़ी हो, वो बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि ईरान कोई ऐसी निगरानी में दे देता यूरेनियम कि वो ईरान के अंदर ही मौजूद रहती और उसकी निगरानी होती रहती, और जो बाकी साइंटिस्ट हैं या IAEA का इदारा है उसके मैकेनिज्म के तहत यूरेनियम के ऊपर नजर रखने का एक पूरा प्रोसीजर बन जाता। तो ये तो हो सकता था, इसका कोई ना कोई हल माजी में भी यही हो रहा था, ये आइंदा भी हो सकता था, और डोनाल्ड ट्रंप इसको अपनी कामयाबी भी करार दे सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने गलती ये की कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब ये यूरेनियम तो मैं लेकर आऊंगा अमेरिका में, और ये भी कह दिया कि ईरान इसके ऊपर राजी हो गया है, और बीच में $20 अरब की एक बात भी आ गई। तो अब ये कह के डोनाल्ड ट्रंप फिर फंस गया, क्योंकि अब यूरेनियम अमेरिका में नहीं आती तो अमेरिकन उसको एक नाकामी समझेंगे, और यूरेनियम का डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाजिर होना ये एक वॉर ट्रॉफी है जो डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहेगा। अभी एक और स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि अगर ये यूरेनियम इस तरीके से नहीं आएगी तो फिर बहुत बुरे तरीके से आएगी, लेकिन हमारे पास आएगी। अब एक और सख्त स्टेटमेंट दे दिया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को ज्यादा लोग सीरियस लेते नहीं है, लेकिन ट्रंप ने एक और धमकी लगाई है कि शायद मैं जंगबंदी में तौसी ना करूं, चुनाचा आपके पास नाकाबंदी है और बदकिस्मती से हमें दोबारा बम गिराना शुरू करना पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा जी हम दोबारा बम गिराएंगे। ईरान ने भी इसका जवाब दिया। ये जो आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई है, नए सुप्रीम लीडर ईरान के, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान की बहरिया दुश्मनों को शिकस्त देगी। ईरानी फौज दीगर मुसल्लह फौज के रफका के शाना बशाना खड़ी है और दो बड़ी फौजों से लड़ रही है। ईरानी फौज ने इनकी कमजोरी और जिल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की फौज बहादुरी से अपनी जमीन, समंदर और परचम का दिफा कर रही है। अब ये अपना दिफा करने के लिए खड़े हैं कि जनाब हम अपना दिफा करेंगे, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, और वो जो है वो इनको हराने पे मजे दें कि जनाब आप हार तस्लीम करें और वॉर ट्रॉफी हमारे हवाले करें। अब इस लड़ाई में नुकसान पूरी दुनिया का हो रहा है। पाकिस्तान ने अपने तौर पे बड़ी कोशिश की, भाग दौड़ भी की, सऊदी अरब गए, तुर्की गए, मुख्तलिफ जगहों पे कतर गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने ईरान का दौरा किया उस वक्त जब लड़ाई चल रही है, अभी तो जंगबंदी है फिलहाल, और कोशिश की कि कुछ ना कुछ टेबल के ऊपर हासिल किया जाए। तो जो कुछ बार्गेन करके, मना के, उतरदा मिन्नत को, प्यार मोहब्बत, जो कुछ करके भी सिचुएशन उनके सामने रख के हासिल करने की कोशिश की गई, वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हठधर्मी से ऐसा लगता है कि एक मरतबा फिर दाया कर दिया। पाकिस्तान की ना आप एक सिचुएशन को जरा समझें, इससे पहले कि आप तनकीद करें ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर, आप एक सिचुएशन को समझें। हमारी मजबूरियां हैं, हम सालिस जरूर हैं, लेकिन हमारा दोनों फ्रीकैन पे कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे आप बताएं ना, अगर आज अमेरिका अटैक शुरू कर देता है तो पाकिस्तान क्या अमेरिका को रोक सकता है? आज इसराइल अटैक शुरू कर देता है तो क्या पाकिस्तान इसराइल को रोक सकता है? आज अगर ईरान वापस अमेरिका को जवाब देना शुरू कर देता है, या वो हमला कर देता है, या कोई बड़ा कदम उठा लेता है, तो क्या हम ईरान को रोक सकते हैं? हमारी सिचुएशन जो है वो एक ऐसे फरीक की है जो दोनों को सहूलतकारी दे सकता है। हम दोनों को ये कह सकते हैं जनाब आप बैठ जाएं, हम दोनों को बिठा सकते हैं, नतीजे पर उन्होंने खुद ही पहुंचना है। और इस वक्त दोनों को जो है वो फेस सेविंग की जरूरत है, खासतौर पर अमेरिका को। अब अमेरिका जिस तरह की फेस सेविंग चाहता है, या डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह की फेस सेविंग चाहिए, वो अगर ईरान देता है तो ईरान के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई शहीद करवाया, उन्होंने अपना आर्मी चीफ, उन्होंने अपने बहुत सारे साइंटिस्ट, उन्होंने अपने बहुत सारे सियासतदान, अली लारजानी आपके सामने कितना मकबूल आदमी था ईरान के अंदर, ये सारे उन्होंने शहीद करवाए। और उनके वहां पे छोटी छोटी मिनाब स्कूल की बच्चियां शहीद हुई इस लड़ाई में, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो ये लॉक लगा रहेगा। यहाँ पे ना डोनाल्ड ट्रंप को कुछ थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ेगी, लेकिन आपको ना नियतों पे भी नजर रखनी पड़ती है ऐसे माहौल में, क्योंकि रशिया ने एक वार्निंग जारी की है। मॉस्को ने खबरदार किया
किस चीज से खबरदार किया ये जरा आप देख लें। मॉस्को ने तेहरान को खबरदार किया, यानी अमेरिका के हवाले से ईरान को मॉस्को ने या रशिया ने उन्होंने खबरदार कर दिया। रशिया ने ईरान को बताया कि अमेरिका की मुमकिना फौजी हिकमत अमली से मुतालिक एक और वार्निंग जारी कर दी उन्होंने। जो दावा है वो ये है कि पेंटागन खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है, जिसमें हजारों एहलकार, फिजाई असासे और बहरी जंगी जहाज शामिल है। इस खित्ते के अंदर अमेरिका लगातार अपनी फौजी ताकत को बढ़ाता चला जा रहा है। इस सारी नकलो हरकत का वक्त खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और जंगबंदी की मुद्दत के खात्मे के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे सूरत-ए-हाल मजीद हसास हो गई है। ट्रंप ने यह कहा भी है कि हो सकता है कि वो जंगबंदी में तौसी ना करे। अब इस वक्त एक और इतला ये पहुंची है कि जो रेड सी है, ये आप मैप देखते रहते हैं, अक्सर मैं आपको दिखाता हूं, रेड सी से पीछे चले गए थे अमेरिका के जंगी बेड़े और वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर चले गए थे। अब रेड सी के हवाले से या बहरा अहमर के हवाले से ये खबर आई है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, ये बहरी बेड़ा है अमेरिका का, ये 2 डिस्ट्रॉयर्स के साथ बहरा अहमर में दाखिल हो गया है। और ये खबर दी है एसोसिएटेड प्रेस ने। तो ये बात आप अपने ध्यान में रखें कि एसोसिएटेड प्रेस जो एक बड़ा खबर रसा इदारा है, उसने इस बात को कंफर्म किया है कि अमेरिकी बहरी बेड़े जो पहले पीछे हट गए थे और वो अब वापस दाखिल हो गए बहरा अहमर में। तो ऐसा लगता है जितनी तेजी से अमेरिका ने यहाँ पे अपनी दिफाई कुव्वत को बढ़ाया है इस रीजन में, बहुत सारे इलाकों से, बहुत सारे एरिया से, हत्ता के जनूबी कोरिया से भी, हत्ता के यूरोप से भी, बहुत सारे एरिया से अमेरिका अपनी फौज निकाल कर वो इस खित्ते में पहुंचा रहा है। इतनी बड़ी फौजी ताकत इकट्ठी करने का मतलब क्या है? एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और एक तरफ फौजी ताकत इकट्ठी की जा रही है। इसके 2 मकासद हो सकते हैं। नंबर 1, मुज़ाकरात में ईरान से बेहतर डील करने के लिए ईरान पर दबाव डाला जाए कि देखो हमारी कितनी बड़ी फौजी ताकत पहुंच गई है, अब हम बमबारी करेंगे, नहीं तो हमारी बात मान लो, ताकि एक बेहतर डील हो सके और अच्छी फेस सेविंग मिले डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, अगर ये नहीं होता, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, फर्ज करें किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, यही फौजी ताकत क्या ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। इसका रद्देअमल क्या होगा? मेरे ख्याल में रद्देअमल उससे मुख्तलिफ नहीं होगा जैसा रद्देअमल हमने पहले देखा था। अब आ जाए नाज़रीन, अडियाला जेल में क्या हुआ, बहुत सारी और चीजें वो भी आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन अभी अडियाला जेल, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं, तो ये जो बुशरा बीबी की फैमिली गई थी मिलने के लिए बुशरा बीबी से, तो कुछ हकायक मैं आपके सामने रख देता हूँ कि बुशरा बीबी को जब उनकी आंख की सर्जरी की गई तो मुबैना तौर पर उन्हें पूरी रात अस्पताल के अंदर ही रखा गया। बुशरा बीबी की फैमिली सुबह 8:30 बजे जेल पहुंच गई थी, क्योंकि 9 बजे उन्हें कहा था आपकी मुलाकात करवाई जाएगी और वो 12 बजे के करीब उनकी मुलाकात होती है। बुशरा बीबी जब उनसे मिलती हैं तो वो पूछती हैं कि आप लोग कब आए, तो वो बताते हैं हम सुबह 9 बजे आए। तो बुशरा बीबी उन्हें बताती हैं कि मुझे तो अभी सीधा अस्पताल से लेकर आ रहे हैं। यानी बुशरा बीबी को अस्पताल में जब उनकी आंख की सर्जरी की गई तो उनकी आंख के ऊपर एक पट्टी बांध दी गई थी। ये वहां से भी एक शख्स ने कंफर्म किया है कि मैंने देखा बुशरा बीबी की आंख में पट्टी बंधी हुई है। तो उनकी आंख पे पट्टी बांधी गई, फिर बाद में पट्टी खोल दी गई और उन्हें वो एक काला चश्मा लगाया गया और काला चश्मा उन्होंने पहना हुआ था उस मुलाकात के अंदर। और उन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि इमरान खान की हालत बहुत खराब है, उनकी आंख बिल्कुल ठीक नहीं हुई, वो वैसे मजबूत है, वो डटकर मौजूद है, उनकी सेहत भी बाकी ठीक है, लेकिन हमारी आंख के साथ क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रही। और बुशरा बीबी ने कहा कि मैं 10 दिन से शदीद दर्द का, मैं बार बार उन्हें कह रही थी कि मुझे शदीद दर्द हो रहा है, 10 दिन तक मैं उन्हें कहती रही, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। फिर एक सीनियर डॉक्टर आया, उसने मुझे देखा और फौरी तौर पे उसने वहां मौजूद डॉक्टरों को कहा कि इनको अस्पताल शिफ्ट करके ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनकी आंख जाया होने का खतरा हो गया। और फिर उसके बाद बुशरा बीबी को अस्पताल ले जाया गया, फौरी तौर पे उनकी आंख की सर्जरी की गई। और वो ये बता रही हैं कि हम बहुत तकलीफ में हमें रखा गया है, कैद तन्हाई में रखा गया है, हमें बहुत अजियत दी जा रही है, लेकिन हम सब्र कर रहे हैं, ये बुशरा बीबी ने कहा। अब बुशरा बीबी के हवाले से जो है वो एक और कोशिश की जा रही है। उनके वकला ने उनकी मेडिकल ग्राउंड जो अभी सूरत पैदा हो गई है इमरजेंसी जैसी, इस बुनियाद पर भी जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें बुशरा बीबी की जमानत के लिए दरखास्त दे दी है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला जाए और वो अपने घर जाके वहां पे आराम करें। अब हालात ऐसे हैं नाज़रीन, केसों के अंदर क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, केस बनाने वाले भी जानते हैं ये केस क्या है, इनकी औकात क्या है। और ये उस तरह केस तो नहीं है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ये उस तरह केस भी नहीं है कि किसी ने कौमी खजाने के ऊपर डाका डाल दिया, ये उस तरह केस भी नहीं है जिस तरह आप चपड़ासियों के अकाउंटों के अंदर से अरबों रुपए निकल रहे थे। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है, यहाँ आपको कोई लंदन फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ कोई आपको मेफेयर के अपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, ये वो केसेस नहीं है जिनके अंदर किक बैक्स और ये वो सारी चीजें। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है अल-कादर यूनिवर्सिटी, और उसके लिए जो है वो एक फंड है और उसके अंदर वो भाग दौड़ कर रहे हैं, मिल कुछ भी नहीं रहा, एक जाली केस है। और इमरान खान के वकला बार बार ये कहते हैं कि जब भी ये केस आएगा मेरिट के ऊपर, ये हम 10 मिनट में उड़ा देंगे। मुझे अच्छी तरह याद है फौज ने सबसे पहले इमरान खान पे ये केस बनाया था, लेकिन किसी के पास भी 4-5 सवालों के जवाब उस दिन भी नहीं थे और उन सवालों के जवाब आज भी नहीं है, तो केस तो फारेंगे।
लेकिन हम सब ये जानते हैं कि जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है किसी को अंदर डालने का, तो वो ऐसे ही करते हैं, केस हो या ना हो वो बंदा अंदर डाल देते हैं। अब तो खवातीन के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।